हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी वर्कमैन का मॉक टेस्ट नंबर 7 करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ इन सवालों को सॉल्व कीजिएगा। इससे प्रीवियस पार्ट अगर आपने मेरी वीडियो में नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही मैं वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ और डेली जीके जीएस से क्वेश्चन भी। ठीक है, तो पहले उससे पहले क्या मोटिवेशन है? कठिन परिश्रम, निरंतरता और संयम सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो सफल वही व्यक्ति होता है जो निरंतर प्रयास करते रहता है। ठीक है ना, जैसे खरगोश और कछुआ वाली कहानी पढ़ी होगी। कछुआ निरंतर चलता रहा, जीत गया, खरगोश घमंड हो गया और मैं तो जीत ही जाऊंगा, मैं सबसे तेज हूँ, लेकिन वो एंड में क्या, वो हार गया। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ भी होता है। जो स्टूडेंट लगातार पढ़ाई पढ़ते हैं, जॉब उन्हीं को ही मिलती है। फॉर्म भले लाखों भरे जाएं, लेकिन जॉब हजारों लोगों को ही खाली मिलती है, उसमें से गिने चुने लोगों को जो निरंतर कंटिन्यू मेहनत करते हैं। ठीक है ना, तो बहता हुआ पानी सबसे बेस्ट होता है, और जो पानी रुक जाता है ना, उसमें काई जम जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले होमवर्क क्वेश्चन दिया था लास्ट मॉक टेस्ट में, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अपने होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट मॉक टेस्ट में कि सती प्रथा का अंत्य करने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका राइट आंसर, सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो राजा राम मोहन राय की हेल्प से विलियम बेंटिक ने इसको क्या करा था, इसको अवैध घोषित कर दिया था और 1829 में इसके लिए कानून बना दिया था कि सती प्रथा अब नहीं होगा हमारे देश में। तो बहुत बड़ी कुरीति थी हमारे देश के अंदर, इसके बारे में आपको समझाया भी था सती प्रथा क्या था। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था का प्रभारी था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन द चार्ज ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर? तो आप सब जानते हैं अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक रत्न ये भी थे जो क्या देखते थे, लैंड रेवेन्यू का काम देखते थे। तो ये कौन थे? इनका नाम जानते होंगे, राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था? ये कराया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। उसको आपको याद रखना, लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बंगाल का विभाजन करा था। लॉर्ड वेलीजली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लॉर्ड वेलीजली ने भारत में सहायक संधि, सब्सिडायरी अलायंस की जो शुरुआत करी थी वो लॉर्ड वेलीजली की दिमाग की ही देन थी। और विलियम बेंटिक जानते हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे हमारे देश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मोती नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पर्ल सिटी? तो पर्ल सिटी के नाम से कौन सा जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है क्या? तूतीकोरिन। राइट आंसर होगा हमारा, सॉरी, राइट आंसर होगा हमारा तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको लगता है ना ये क्वेश्चन तो बहुत पुराने हो, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आप एसएससी वगैरह के अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आज ही पूछे जाते हैं। पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राज्यपाल कौन था, और खासा फीमेल में, फीमेल ज़्यादा पूछा जाता था। तो फीमेल जितने भी पहली है ना, उन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन में मैं आपको कवर करा देता हूँ, जो छूट जाएंगे उनको आप याद कर लेना। ठीक है ना, तो ये कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला नाम से भी जाना जाता था। और ये किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की सामग्रियों की अवधि तय करने के लिए रेडियोधर्मिता का उपयोग करने वाली प्रणाली है। द सिस्टम डेट यूज रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो आप जानते हैं जो प्राचीन चीज़ें होती हैं उनकी उम्र पता लगाने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग इसमें C12 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, दूसरा यूरेनियम डेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूरेनियम डेटिंग है, इसके द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन लगाया जाता है कि पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है। तो उसका जो हमने आकलन लगाया था वो यूरेनियम डेटिंग से ही हमने लगाया था। और कार्बन डेटिंग के द्वारा जो भी फॉसिल वगैरह होते हैं, जो जीवाश्म वगैरह मिलते हैं हमको, तो उनकी उम्र का पता नहीं, जैसे डायनासोर के वो मिलते हैं जीवाश्म, तो हम इसी के जरिए पता करते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा कि वो कितने साल पुराना है। बताते नहीं 1 लाख साल पुराना है या 2 लाख साल पुराना है, तो इसी से हमको पता लग जाता है हम लोगों को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लेमन जानते हैं खट्टा होता है, और खट्टे चीज़ों में कौन सा पाया जाता है, खट्टे चीज़ों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक एसिड। ठीक है ना। साइट्रिक एसिड जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और आपको बताता हूँ मैं मौसमी हो गया, इन सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड में पाया जाता है। जो टार्टरिक एसिड है ये पाया जाता है अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और आपका क्या, लैक्टिक एसिड ये दूध में पाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन से घाव जल्दी भरता है? हीलिंग ऑफ वुंड्स इज हेस्टेंडेड बाय विटामिन। तो आप देखते होंगे जब आप लोग चोट वगैरह लग जाती है तो कितने लोगों के घाव पर जल्दी भर जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उनके घाव पर जल्दी सही हो जाते हैं, 2-3 दिन में उनका सही हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही आजकल कहा भी जा रहा है, आप न्यूज़ सुनते होंगे, विटामिन सी ज़्यादा आप लीजिए। आप आजकल विटामिन सी की चिविंग टैबलेट भी आती हैं, उसको आप दिन में 2 बार खा सकते हैं। आप मेडिकल मिल जाती है आसानी से, आप कहीं विटामिन सी की टैबलेट दे दीजिए, दिन भर में उसको 2 टैबलेट खा लीजिए, एक सुबह खा लीजिए, एक शाम को खा लीजिए, ऐसी टॉफ़ी की तरह चूस के। तो उससे होता क्या है, विटामिन सी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। सबसे बड़ी बात एक तो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं जिसको हमें डेली जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। और जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो हमारे शरीर स्टोर हो जाते हैं, अगर वो कुछ दिन तक नहीं मिलेंगे तभी हमारा शरीर उनसे काम चला लेता है। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी जो विटामिन होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे आप यूरिन पास करेंगे आपके शरीर से निकल जाएगा विटामिन आपके, इसलिए इसको रोज जरूरत पड़ती है। और गर्मी में तो खासकर नींबू वगैरह खूब पीना चाहिए, इससे शरीर को ताजगी मिलती है और आपका शरीर स्ट्रांग भी बनता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनती है। तो राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप रिलेटेड टू विच एमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कप है, और ये कप जब होता है इसमें जो विनर होता है ना, वो क्वेश्चन हर साल एग्जाम पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉकी। ये हॉकी से संबंधित है, और हॉकी के जादूगर जानते हैं भारत में कौन है, मेजर ध्यानचंद। उनके ही जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है ना। और आपको यहाँ से क्वेश्चन मुझे ये बताना, होमवर्क क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान हमारे खेल मंत्री कौन है, खेल के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन है, और वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये जरूर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आता है जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? यानी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिटेन्ड इट टॉप पोजीशन। नीति आयोग एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी हो गया है, और पिछले बार भी यही नंबर 1 पे था, इस बार भी यही नंबर 1 पर है। आप समझेंगे स्टेट कौन सा हो सकता है, जाहिर सी बात है केरल ही है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हर चीज़ में बहुत आगे है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये राज्य में बताए गए। अगर आपसे केंद्र शासित पूछेगा, यूनियन टेरिटरी पूछेगा, तो आप आंसर लगेंगे चंडीगढ़। ठीक है ना। राज्य में केरल आगे है, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि जब तक इसकी रिपोर्ट आती है तो एग्जाम पूछा था इस सवाल को, एसएससी रेलवे तो पक्का सवाल पूछा जाएगा, देख लीजिएगा जब भी आपका ऑनलाइन एग्जाम आपके होंगे। ठीक है ना। तो केरल राज्यों में अगर केंद्र शासित पूछ लेगा तो आपका आंसर चेंज होकर चंडीगढ़ हो जाएगा। सबसे कम राज्य में पूछेगा तो सबसे पीछे बिहार, जहाँ पे बहुत बुरा हाल है एसडीजी का, और केंद्र शासित में दादरा नगर हवेली जो था सबसे बुरा हाल वहाँ का है। ठीक है ना। यानी सॉरी, दमन द्वीप का, क्योंकि अब तो सब एक ही हो गए वो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका काम क्या होता है। जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो उद्योग वगैरह होते हैं उन पर नज़र रखता है ये, कि कोई उद्योग मनमानी ना करे और इनमें आपस में मोनोपोली ना हो जाए, कहीं ओलिगोपोली बना रहना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए कि एक ही उद्योग का पूरा अस्तित्व हो जाए और रेट इतना कम कर दे कि दूसरा उद्योग डूब जाए। तो रेट को बरकरार रखने के लिए इसका काम होता है, नजर रखता है उद्योग के ऊपर। ठीक है ना। अब जैसे पेन है, पेन बनाने की तो बहुत सारी कंपनियां हैं, और कोई एक कंपनी हो जो बहुत ज़्यादा रेट गिरा दे तो जाहिर बात है सबसे ज़्यादा पेन उसी के बिकेंगे और कंपनी डूब जाएंगे बेचारी। तो ऐसा ना हो उस पर नजर रखता है ये। अगर ऐसा होगा तो वो कंपनी को फिर क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है उस कंपनी को। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है टीवी नरेंद्रन। अब ये कौन है? ये टाटा सन्स के ही जो टीचर्स है टाटा कंसल्टेंसी उसी के सीईओ है वर्तमान में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग का। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज RIGIDS रिटर्न है TFIFFP। तो हमको कोऑर्डिनेट का कोडिंग बता दो। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है हमारा, काफी टाइम से कोडिंग डिकोडिंग हमने करनी थी, आज हम करते हैं। तो क्या है, RIGI, यहाँ से ऊपर से लिखता हूँ, RIGIDS। रिजिट को लिखा है इन्होंने TFIFFP। अब देखते हैं क्या है, RST +2 हो रहा है यहाँ पे। I से F यानी FGHI, यहाँ -3 हो रहा है। ABCDEFGHI यहाँ +2 हो रहा है। फिर
FI यहाँ भी हो रहा है -3 हो रहा है, यानी +2 -3 की सीरीज में चल रही है। इसका मतलब CDEF यहाँ +2 हो रहा होगा, QRS यहाँ -3 हो रहा है। सही है, तो पहले +2 करना है, दूसरे में हमको -3 करना है, ये सीरीज हमको चलानी है इसमें। तो चलिए करते हैं, हमें करना है कोऑर्डिनेट का बताना, CORNET। तो C में 2 जोड़े कितना हो जाएगा, C 3 2 5, 5 पे ये आता है हमारा, तो पहला अक्षर तो ये होगा हमारा, दूसरा L होगा, तीसरा TK। तो देखिए तीसरा चौथे में से कौन सा होगा हमारा, तो देखिए ELT के एंड में Q, यानी हम सेकंड लास्ट अगर वर्ड हम मिला ले तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो E से -3 करेंगे कितना आएगा, E से -3 करेंगे क्या आएगा, E में +2 करेंगे, क्योंकि पहले +2 का फिर बाद में -3 होगा, +2 5 2 7, 7 में रहेगा G। तो यानी यहाँ तो G आएगा। तो देखिए G वाला ऑप्शन एक ही है, यहाँ पे Q आएगा, जाहिर सी बात है, और यहाँ पे ELT आएगा। तो ELT के GQ हमारा आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, इसमें हमको नेक्स्ट वर्ड बताना है। तो सीरीज हमारी क्या है, इसके लिए सॉल्व करते हैं इसको। 16 है, 20 है, 29 है, 40 है और 70। तो जो गैप देखे बोले गैप कितने का इसमें गैप है, 16 4, यानी +4 हुआ है यहाँ पे, यहाँ +9 हुआ है, यहाँ 5 में से 9 हो गया 6, 4 3 में से 2 गया, यहाँ 16 हो रहा है, यहाँ 5 बचेगा, 6 में 4 गया 2 बचेगा। यानी आप देख रहे क्या हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का। यानी अगला स्क्वायर क्या आएगा, अगला 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, यानी 70 में हम 36 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 70 में अगर हम 6 का स्क्वायर जोड़े 36 होगा, तो 700 और 106 आ जाएगा हमारा आंसर। तो राइट आंसर होगा 106, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इनके बीच जो गैप है वो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर पहले में, फिर 3 4 5 6 7 ऐसे स्क्वायर चलते रहेंगे, इसके बीच गैप जो है स्क्वायर का गैप है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैथ का है। व्हाट इज द गेन परसेंटेज व्हेन आर्टिकल बॉट एट 6 पीस फॉर 5 रुपीज़ और सोल्ड एट 5 पीस ऑफ 6 रुपीज़। तो ये इस टाइप के सवाल मैंने आपको कराए भी हैं, जैसे 5 रुपये में 6 लाता है, 6 रुपये में 5 बेचता है। तो इस टाइप के सवाल कैसे किया जाता है, इस टाइम में अक्सर पहले इस टाइप के सवाल बच्चा पढ़ के बड़ा कंफ्यूज आता है कि सवाल शुरुआत में कैसे करूँ, क्योंकि इस टाइप का इसका कोई ना पैर है ना इसका पूंछ है, बस खाली दे दिया गया कि इतने रुपये में इतनी चीज लाए और इतने रुपये में इतनी चीज़ बेच दी। तो लाभ या हानि प्रतिशत आप बताइए, सवाल आपसे खाली ये पूछता है। तो इसका एक मैंने ट्रिक आपको बताई थी, अगर ट्रिक आपको याद होगी, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी लॉस एंड प्रॉफिट की, तो आप फटाक से इस क्वेश्चन कर लेंगे। और ये इतना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है लॉस एंड प्रॉफिट का कि इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछे जा रहे हैं आजकल, समझ लीजिए। तो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था पहला वस्तु दूसरे का दाम। तो पहले वस्तु कितनी है, 6 पीस है तो 6 लिख लिया, और दूसरे स्टेटमेंट में क्या है रेट, तो दूसरे रेट 6 है। ठीक है, फिर माइनस दूसरे का वस्तु, दूसरे में 5 पीस है तो 5, और पहले का दाम, पहले कितना दाम था 5, और जो माइनस क्या वही नीचे लिख देते हैं हम, ये मैंने आपको सिखाया था। और परसेंटेज लेंगे 100 हम कर देंगे अपनी तरफ से, बस हो गया सवाल आपका 100। तो 5 पच्चे कितना होता है 25, 25 चौका 100 हो जाता है, ये 4 बार कट जाएगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 25, तो 36 में 25 जाएगा बच्चा 11, तो 11 चौके हो जाएगा 44। तो इसका आंसर आएगा 44%, 44%, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं दिया है बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या करना होता है, इसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट का वस्तु दूसरे स्टेटमेंट का दाम माइनस दूसरे स्टेटमेंट का वस्तु पहले स्टेटमेंट का दाम बट्टे जो बाद में माइनस किया है उसी को नीचे बट्टे में लिख देना, बस आपको याद रखना है। इनटू 100, परसेंटेज के लिए हमने 100 क्यों लिखा है, हमने परसेंटेज के लिए लगाया क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है। तो 5 बचे 25, 25 चौका 100 हमने काट दिया, 6 3 36, 5 बचे 25, 36 से 25 जाएगा बचा 11, और 11 के मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 44%। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर स्पेंडिंग 1/4 ऑफ द पॉकेट मनी ऑन चॉकलेट एंड 1/8 ऑन पिज्जा, ए गर्ल इज लेफ्ट विथ 40 रुपीज, हाउ मच मनी डिड सी हैव एट फर्स्ट। तो ये सवाल हमसे कह रहा है कि कोई लड़की है, उसने अपनी पॉकेट मनी का 1/4 हिस्सा चॉकलेट पे खर्च किया है और उसका 1/8 हिस्सा पिज्जा पे खर्च किया है, और उसके पास अब 40 रुपये बचे हुए हैं लड़की के पास। तो उसका शुरुआत उसका कितने रुपए थे, उसके शुरुआत उसका कितने रुपए थे, हमसे ये पूछा गया लड़की के पास कितने रुपए थे। तो इस टाइप सवाल कैसे करेंगे, ये करते हैं हम लोग फटाफट। तो 1/4 उसने चेक खर्च किया है किस पे, चॉकलेट पे, और 1/8 खर्च किया है उसने पिज्जा पे। लेकिन रुपए की चर्चा कहीं नहीं करी गई, वो इतना बताया गया कि उस 40 रुपये उसका बचे हुए हैं अभी भी पॉकेट मनी में से, इतना खर्चा करने के बाद। तो शुरुआत उसका पैसे थे कितने टोटल खर्चा करने से पहले, हमसे ही पूछा गया। तो हमें क्या मान लेते हैं, हम क्यों ना इसी का है एल्शियम ले लें हम, 8 और 4 का एल्शियम कितना हो जाएगा 32, हम ये मान लेते हैं उसका 32 रुपये थे, हमने मान लिया। ठीक है ना, हमें क्वेश्चन नहीं पता कितने रुपये हैं, ये हमको निकालना है, लेकिन हमने मान लिया उसका 32 रुपये थे। तो 32 का अगर उसने 1/4 खर्च किया चॉकलेट पे, कितने रुपये खर्च किया होगा, 4 8 32, यानी चॉकलेट पे उसने सी का मतलब चॉकलेट होगा, चॉकलेट उसने 8 रुपये खर्च कर दिए होंगे, और पिज्जा पे उसे कितने किए होंगे 8 चौके 32,
₹4 पिज्जा खर्च कर दिए होंगे 32 में से, क्योंकि 1/8 1/4 हमने निकाल दिया। 32 का 1/4 करेंगे चॉकलेट का निकल आएगा, और 32 का 1/8 करेंगे तो पिज्जा का निकल आएगा। यानी टोटल उसने कितना रुपये खर्च कर दिया, 8 और 4 ₹12 खर्च कर दिया। 12 रुपये खर्च कर दिया, थे कितने, 32 रुपये। तो अभी कितने रुपये उसका बचे हुए हैं, 20 रुपये बचे हुए हैं। 20 रुपये बचे हुए हमारे अकॉर्डिंग 20 रुपये बचे हुए, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितने बचे हैं, सवाल के अकॉर्डिंग 40 रुपये बचे हैं। तो ये 20 रुपये जो है ये 40 रुपये के बराबर होंगे, क्योंकि सवाल खुद कह रहा है कि इतना खर्चा करने के बाद उसके पास 40 रुपये बचे हुए हैं। लेकिन हमारे हिसाब से तो 20 रुपये आ रहा था, लेकिन ये किसके बराबर होगा, जाए 40 के बराबर होगा। तो यानी एक रेशियो की वैल्यू होगी वो 2 रुपये होगी। ठीक है, जब एक रेशियो 2 है, हमको निकालना क्या था, उसका शुरुआत कितने रुपये थे, हमने शुरुआत कितने रुपये मानते, 32 रुपये मानते अपने हिसाब से। लेकिन है कितने, इसका 2 गुना कर देंगे, तो 32 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 64 60, यानी उसका शुरुआत में 64 रुपये थे। 64 ऑप्शन दिया हुआ, देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ गया, या फिर से क्विक समझा देता हूँ। तो सवाल कह रहा था कि उसने 1/4 चॉकलेट खर्च किया, 1/8 पिज्जा खर्च किया, और 40 रुपये बचे उसके पास। तो शुरुआत कितने रुपये थे हमसे पूछा गया था, हमको रुपये कहीं नहीं दिया होता, हमने रुपये मान लिया। हमने 4 और 8 का एल्सियम ले लिया, 32 रुपये हमने माना, उसमें 32 रुपये थे। तो 32 का 1/4 हमने करा, तो चॉकलेट खर्चा निकल आया 8 रुपये। इसका 1/8 किया तो निकल आया पिज्जा पे 4 रुपये। तो 8 और 4 12, ये खर्चा कर दिया उसने, तो 12 रुपये खर्च कर दिए। तो बचे कितने, 32 12 जाएगा, बचेगा 20। लेकिन सवाल के हिसाब से 40 रुपये था, 20 बराबर 40 से करा तो 2 आया, 1 बराबर 2 क्या गया। हमको निकालना क्या था, 32 का ही मान निकालना था कि टोटल रुपये थे कितने उसके पास में। टोटल हमने 32 माना था, तो 32 दूना हो गया 64। तो 64 रुपये की शुरुआत उसका थे। अब 64 का 1/4 1/8 खत्म कर दीजिए, तो आपके 40 शेष बचेगा आपके पास में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, A train running at a speed of 16 km/h crosses a pole in 9 seconds. What is the length of the train? अच्छा, तो हमसे ट्रेन की लेंथ पूछी, यानी कहने कि डिस्टेंस पूछे कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। लेंथ का मतलब डिस्टेंस ही होता है फ्रेंड्स, सबको याद रखना है, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूजन होते हैं सवाल में। लेंथ मतलब डिस्टेंस ही पूछता है, क्योंकि 9 सेकंड उसने पार किया, नहीं 9 सेकंड में उसने अपनी लंबाई के बराबर ही तो उसको पार किया होगा। जो पोल रहा होगा उस ट्रेन 9 सेकंड या 9 सेकंड मतलब समझते क्या होता है, यानी उस 9 सेकंड उसने पूरी लंबाई अपनी पार कर दी ट्रेन ने, उस खंबे से अपनी लंबाई को उसने पार करा है। ठीक है, और हमको ऑप्शन दिए हुए मीटर में, लेकिन हमको दिया किलोमीटर में, तो हमको चेंज करनी पड़ेगी यूनिट। आप सबको पता है कि फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सदाबहार फॉर्मूला है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। डिस्टेंस क्यों निकालना है, क्योंकि उसने लेंथ पूछी ट्रेन की लेंथ का मतलब डिस्टेंस हमने उससे पूछा है। तो डी बराबर हमको निकालना है। स्पीड हमको कितनी रहेगी, 60 किलोमीटर/आवर दिया हुआ है हमको। किलोमीटर/आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, क्योंकि हमको जो आंसर दिया वो मीटर में दिया देखो 120 मीटर 324 मीटर, तो हमको मीटर पर सेकंड चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर/आवर में जाना होगा तो उसका उल्टा कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिखा रखा है मैंने आपको, दोबारा मत पूछना ये 5/18 कहाँ से आया। और 9 सेकंड ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, 9 सेकंड ले रहा है। बस आपने रख दिया, आप आंसर आ जाएगा। 9 दूनी होता है 18, 2 से काटेंगे तो जाएगा 30 बार चल जाएगा, 30 पंजे हो जाएगा 150। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, यानी उस ट्रेन की लंबाई जो आ गई 150 मीटर आ गई। डिस्टेंस यानी लंबाई ही है, तो 150 मीटर हमको दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं इस वीडियो के। अब रहा होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका आंसर देंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में, और इससे पहले क्वेश्चन मुझे पूछा था वीडियो के दौरान, उसका भी आंसर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके जाइएगा वीडियो को, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी यहाँ से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।